नमस्कार। आज हम आपराधिक कानून की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं जी। और इसमें भी खास तौर पर दो पहलू देखेंगे। मूल विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ और प्रक्रियात्मक विधि मतलब प्रोसीजरल लॉ। हाँ, ये दोनों बहुत अहम है। अक्सर हमें लगता है कि बस कानून क्या कहता है वही सबसे जरूरी है, पर आज हम द हिंदू के एक विश्लेषण के आधार पर ये समझेंगे कि कानून कैसे लागू होता है। हाँ, वो प्रक्रिया। हाँ, वो प्रक्रिया भी उतनी ही बल्कि कई बार शायद ज्यादा जरूरी क्यों हो जाती है, और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। बिल्कुल, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। हाँ, और जो लोग कानून में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये समझना काफी दिलचस्प होगा। यकीनन। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि न्याय देने की इस पूरी मशीनरी में ये प्रक्रिया वाले पेंच कहाँ हैं और क्यों इतने मायने रखते हैं। पहले मूल कानून को ही ले लेते हैं। ठीक है। ये वो कानून है जो बताते हैं कि भाई अपराध क्या है, उसकी सजा क्या होगी। जैसे हमारी नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। सही है। बीएनएस हमें बताता है क्या क्या गलत है, क्या दंडनीय है, समाज के लिए एक तरह से गाइडलाइंस। बिल्कुल। लेकिन इस क्या को जमीन पर उतारने के लिए हमें प्रक्रियात्मक कानून चाहिए। वो बताता है कैसे। अच्छा। मतलब जांच कैसे होगी, मुकदमा कैसे चलेगा, फैसला कैसे होगा। इसको सिर्फ एक नियमों का सेट समझ लेना वो सही नहीं है। ये असल में आप कह सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दिल है, उसकी धड़कन है। अच्छा। क्योंकि देखिए, स्टेट के पास कितनी पावर है किसी की आजादी छीन लेने की। बहुत बड़ी पावर है। हाँ बिल्कुल। तो प्रोसीजरल लॉ ये तय करता है कि ये पावर मनमाने ढंग से इस्तेमाल ना हो, एक दायरे में रहे, फेयर तरीके से इस्तेमाल हो। तो ये एक तरह की सुरक्षा गारंटी हुई फिर। सिर्फ तकनीकी नियम ने। हाँ बिल्कुल, गारंटी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वो इमरान प्रतापगढ़ी वाला मामला जो था, हाँ मैंने पढ़ा था उसके बारे में। उसमें कोर्ट का जो फैसला आया वो इसी बात पर जोर देता है। कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं देखा कि आरोप क्या थे, उन्होंने ये देखा कि आरोप लगाने की प्रक्रिया सही थी या नहीं। अच्छा, तो प्रक्रिया पे इतना फोकस। जी हाँ, ये दिखाता है कि प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो न्याय का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, जब राज्य किसी काम को अपराध घोषित करता है ना, तो ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, इसके साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी की निष्पक्ष जांच हो, सुनवाई हो और फिर सजा दी जाए। कुछ लीगल फिलोसोफर हैं जैसे विक्टर टैड्रस, हाँ, वो कहते हैं ये राज्य का एक नैतिक कर्तव्य है। वैसे ही ताजाना होर्नले जैसे विचारक ये मानते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन मतलब किसी चीज को अपराध बनाने का दायरा लिमिटेड होना चाहिए। मतलब हर चीज को अपराध न बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल, सिर्फ उन्हीं कामों को जो सच में समाज को नुकसान पहुंचाते हों। और हमारी जो बीएनएस है उसमें भी इन सिद्धांतों की झलक तो मिलती है। लक्ष्य वही है, समाज की रक्षा भी हो और लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। सुनने में तो ये सिद्धांत बिल्कुल सही लगते हैं, पर असलियत में क्या होता है जमीन पर? क्योंकि कई बार लगता है कि कानून की नीयत अच्छी है, पर जब उसे लागू करने की बारी आती है, एफआईआर से लेके जांच, गिरफ्तारी, सजा तक, हाँ, प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो जाती हैं। कभी कभी लगता है कुछ खास तरह के लोग या व्यवहार बेवजह ज्यादा निशाने पर आ जाते हैं। वो जिसे कहते हैं अति अपराधीकरण। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर पुलिस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अच्छा। पुलिस का जो डिस्क्रिशन है, मतलब उनकी जो विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि वही तो सबसे पहले होते हैं इस प्रक्रिया में। हाँ, एफआईआर वगैरह तो वही करते हैं। बिल्कुल, एफआईआर करनी है या नहीं, जांच कैसे करनी है, गिरफ्तार करना है या नहीं, इन सब में उनका विवेक, उनका फैसला बहुत मायने रखता है। और यहीं पर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की जरूरत सबसे ज्यादा है। और इसी से जुड़ता है वो इमरान प्रतापगढ़ी वाला केस जिसका आपने जिक्र किया। कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी थी। क्यों? वजह ये थी कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले जो एक अनिवार्य प्रारंभिक जांच होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, हाँ, प्रारंभिक जांच, वो नहीं की थी। और यहीं पर जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, बीएनएसएस, हाँ, उसकी धारा 173(3) बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो क्या कहती है धारा? ये धारा पुलिस को खास तौर पर ऐसे संज्ञेय अपराधों में जहां सजा 3 से 7 साल तक की हो, उनमें एफआईआर दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच करने की इजाजत देती है, बल्कि कुछ मामलों में जरूरी भी कर देती है। तो ये एक तरह का फिल्टर हुआ कि सीधे एफआईआर न हो जाए। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है ये, खासकर उन मामलों में जहां बात अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों की हो। सोचिए, अगर किसी ने कुछ कहा या लिखा और बिना सोचे समझे, बिना किसी शुरुआती जांच के सीधे एफआईआर हो गई, तो लोग डरेंगे अपनी बात कहने से। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी प्रक्रियात्मक सुरक्षा पर जोर देता है
कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, जल्दबाजी में या गलत नीयत से किसी को अपराधी ना बना दिया जाए। तो मतलब ये साफ है कि कानून की किताब में क्या लिखा है ये तो जरूरी है ही, हाँ, पर उतना ही जरूरी है कि उसे लागू कैसे किया जा रहा है, किस नीयत से, किस तरीके से। एकदम सही। राज्य की जो शक्ति है ना क्रिमिनलाइज करने की, वो सिर्फ अच्छे कानून बनाने से जायज नहीं हो जाती, उसे ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से लागू करने से होती है। और अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें, एक संवैधानिक लोकतंत्र के नजरिए से, हाँ, तो क्रिमिनल लॉ का काम ही यही है, राज्य की शक्ति और व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना। हाँ, बैलेंस। और इसमें प्रक्रियात्मक निष्ठा मतलब प्रोसीजरल फेयरनेस वो सेंटर में है, वो कोई साइड की चीज नहीं है। यूपीएससी वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे लीगल सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, ये चेक्स एंड बैलेंसेस का हिस्सा है? जी, प्रक्रिया ये पक्का करती है कि पावर एक जगह जमा ना हो और जवाबदेही बनी रहे। तो आज की चर्चा का सार यही निकलता है कि न्याय सिर्फ सही कानून से नहीं मिलता, बल्कि उसे सही निष्पक्ष प्रक्रिया से लागू करने से मिलता है। और ये जो प्रक्रियात्मक कानून है, ये राज्य की बड़ी ताकत पर एक जरूरी लगाम है, जैसा हमने प्रतापगढ़ी मामले और बीएनएसएस धारा 173(3) में देखा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि प्रक्रियात्मक कानून पुलिस जैसी एजेंसियों को कुछ विवेक देता है, जैसे प्रारंभिक जांच का। तो बीएनएसएस 173(3) जैसे कानूनी प्रावधानों के अलावा और कौन से तरीके या तंत्र हो सकते हैं, संस्थागत या सामाजिक, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में निष्पक्षता और जवाबदेही को और मजबूत कर सकें? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जानकारी का स्रोत द हिंदू में प्रकाशित लेख था। धन्यवाद।